अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आई एम गुड, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? खैरियत से हैं सब? आवाज़ आ रही है मेरी? कैन यू हेयर मी? ओके ग्रेट, वेलकम बैक। मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को कोशिश करेंगे आज कंक्लूड कर दें। वी लेफ्ट ऑफ एट इन्फ्लेशन। हमने इन्फ्लेशन पे छोड़ा था। इन्फ्लेशन का एक इम्पैक्ट हमने मेजर कर लिया था। आई टोल्ड यू कि इन्फ्लेशन जो है उसके दो इम्पैक्ट्स होते हैं। इन्फ्लेशन अफेक्ट करती है आपकी नेशनल इकोनॉमी को, और इन्फ्लेशन अफेक्ट करती है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है ये डिस्कस करना है। कल हमने ये बड़ा प्रिसाइजली डिस्कस कर लिया था कि रियल इकोनॉमी जो होती है, दैट इज बेसिकली रियल इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है, दैट इज द नेशनल इनकम राइज अकाउंटेड फॉर इन्फ्लेशन। रियल इकोनॉमी को हम मेजर करते हैं एज अ फंक्शन ऑफ नेशनल इनकम राइज माइनस इन्फ्लेशन। आपकी जो नेशनल इनकम राइज होती है, फॉर एग्जांपल आपकी इनकम जो है वो कितनी बढ़ रही है, इट इज नॉट एन एक्चुअल इंडिकेटर ऑफ द इकोनॉमी। इट इज पॉसिबल कि नेशनल इनकम ग्रोथ जो है वो 5% है, लेकिन उसके बरक्स इन्फ्लेशन जो है वो 10% हो गई है। तो इसका मतलब है कि आपकी इकोनॉमी जो है वो असल में रिसेशन में चली गई है, दैट इज इनटू द रिसेशन। ठीक है ना? यस, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट एम्प्लॉयमेंट पे भी आता है, बिल्कुल आता है। इनफैक्ट अभी इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर ही आ रहा है। तो उस पर आप देख सकते हैं कि किस तरह जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, सो दैट माइट हैव एन इम्पैक्ट ऑन द इन्फ्लेशन एज वेल। अच्छा, एक और इसमें इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है कि किस तरह इन्फ्लेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को अफेक्ट करती है। ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंसर्न है। इन द टाइम्स ऑफ हाई इन्फ्लेशन, जब इन्फ्लेशन हाई होती है तो होता क्या है कि डेट्स जो होते हैं, जैसे बैंक लोन्स हैं, दे फॉल इन देयर रियल वैल्यू ओवर टाइम। हाई इन्फ्लेशनरी पीरियड्स के अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिना होता है कि जो बोरोवर्स होते हैं उनका फायदा होता है, जो लेंडर्स होते हैं उनका नुकसान होता है। बोरोवर्स जो होते हैं दे गेन फ्रॉम द फॉलिंग रियल वैल्यू ऑफ द डेट। ठीक है, आज अगर एक बोरोवर ने 1 लाख रुपया बोरो किया है बैंक से, तो उसने ओवर अ टाइम उसमें इंटरेस्ट ऐड करके फॉर एग्जांपल 1.5 लाख वापस करना है, लेकिन ओवर द कोर्स ऑफ 5 ईयर्स उसकी जो रियल वैल्यू है वो फॉर एग्जांपल 50,000 रुपये आ चुकी होगी। ठीक है, तो लेंडर्स और सेवर्स जो है दे माइट लूज, क्योंकि उनकी सेविंग की वैल्यू जो है वो गिर जाती है इन द टाइम्स ऑफ हाई इन्फ्लेशन। फॉर एग्जांपल अ पर्सन में अर्न an interest after tax of 3% on his savings, but the inflation is 5%। तो इसका मतलब है कि एक्चुअली उसे 2% का नुकसान हो रहा है। तो ये जो शिफ्ट होता है ऑफ द कैपिटल फ्रॉम लेंडर्स, फ्रॉम द सेवर्स टू द बोरोवर्स, इससे वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट हो जाती है। तो देयर इज ऑलवेज अ शिफ्ट ऑफ वेल्थ फ्रॉम सेवर्स एंड लेंडर्स टू द बोरोवर्स। ठीक है ना? ये आपने डेफिनेटली इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में इसको डिस्कस किया होगा। यहाँ पे ये बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस हो रहा है कि इन्फ्लेशन जब ज़्यादा होती है तो इसका जो इम्पैक्ट होता है दैट इज ऑन द सेवर्स, मेनली दे लूज। इससे वेल्थ शिफ्ट हो जाती है फ्रॉम द सेवर्स टू द बोरोवर्स। रियल वैल्यू ऑफ हाउस होल्ड इनकम भी कम हो जाती है, स्पेशली उन लोगों की जिनकी फिक्स्ड इनकम होती है, जैसे पेंशनर्स होते हैं, पीपल हु ड्रॉ पेंशंस। अब एक बंदे की फिक्स पेंशन लगी हुई है 10,000 रुपीज, लेकिन हर साल महंगाई बढ़ती जा रही है तो उसकी जो पेंशन की वैल्यू है वो गिरती जा रही है। 10,000 in 2018 would not be exactly the same value in 2019 if the inflation is 10%। ठीक है? तो रिच विल बिकम रिचर एंड पुअर विल बिकम पुअरर, वेरी सिंपल। इसे कहते हैं इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। अमीर अमीर से अमीरतर हो जाएगा, गरीब गरीब से गरीबतर हो जाएगा। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग इन पाकिस्तान। एग्जैक्टली पाकिस्तान की सिचुएशन है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है, दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ इन्फ्लेशन। इसकी वजह से पीपल आर गेटिंग रिच डे बाय डे। लोग अमीर से अमीर होते जा रहे हैं, गरीब बेचारा गरीब से गरीब तर होता जा रहा है।
अब देखें ना, आप घर से बाहर निकलते हैं, सड़क पे जाते हैं, तो एक ही रोड पे आपको फेरी वाला भी नजर आएगा और उसी रोड पे आपको BMW और मर्सिडीज नजर आएगी। इतना मतलब गैप है, एक ही शहर में रहते हुए, एक ही जगह पे रहते हुए इतना गैप है लोगों की इनकम के अंदर। ठीक है, द पुअर इज बिकमिंग पुअरर, द रिच इज बिकमिंग रिचर, एंड दैट बिकम्स वन ऑफ द प्राइम रीजन ऑफ क्राइम इन एन इकोनॉमी, इन अ कंट्री। करप्शन की रीजन बनती है, फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है इससे। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इन चीज़ों डेवलप करते हैं। बेटा रेल नेटवर्क्स आपके ये होते हैं ना, जिन पे आपकी ट्रेनें चलती हैं, रेल की पटरियां जो होती हैं, रेल नेटवर्क्स आर द बेसिकली रेलवे ट्रैक्स जिसके ऊपर ट्रेन चलती हैं, वो रेल नेटवर्क कहलाता है। एंड दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, सो ये दो इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट हैं इन्फ्लेशन के। पहला इम्पैक्ट आता है इन्फ्लेशन का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के ऊपर, और दूसरा इम्पैक्ट आता है इन्फ्लेशन का नेशनल इकोनॉमी के राइज के ऊपर। एज इट इज स्टेटिंग हियर, ये रियल इकोनॉमी जो होती है आपकी, दैट इज अ फैक्टर ऑफ नेशनल इनकम राइज माइनस इन्फ्लेशन। एक अगला जो इकोनॉमिक इंडिकेटर है, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट, अगेन अनदर इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर विच डायरेक्टली रिफ्लेक्ट्स कि नेशनल इकोनॉमी बढ़ रही है या गिर रही है। Unemployment basically is defined as the number of people who are unwillingly out of work. दो चीजें होती हैं अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर। नंबर वन, वर्क फोर्स। अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा वर्क फोर्स की काउंट की जाती है, और वर्क फोर्स में बच्चे नहीं आते और वर्क फोर्स में बूढ़े लोग नहीं आते। तो किसी भी मुल्क में अगर आपने अनएम्प्लॉयमेंट काउंट करनी है, तो अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा वर्क फोर्स की काउंट की जाती है। ठीक है, एंड द पीपल हु आर अनविलिंगली आउट ऑफ वर्क फोर्स, ठीक है, अनविलिंगली आउट ऑफ वर्क, एंड दे बिलोंग टू वर्क फोर्स, एंड दे बिलोंग टू workforce. This is one of the reason, exactly, this is one of the reason कि इसके ऊपर इस तरह से कोई क्वेश्चन नहीं बनता, बट अगेन चांसेस आर ऑलवेज देयर। इफ इट इज अ पार्ट ऑफ योर टेक्स्ट बुक, तो ये डेफिनेटली इसके चांसेस रहते हैं हमेशा। द पीपल हु आर अनविलिंगली आउट ऑफ वर्क, ठीक है, दैट बिलोंग टू वर्क फोर्स, जो वर्क फोर्स से बिलोंग करते हैं, इसे हम अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। जब किसी भी मुल्क की इकोनॉमी रिसेशन से गुजर रही होती है, so automatically demands of goods and services fall. When the demand of goods and services fall, industries will produce fewer goods and services. When they will produce fewer goods and services, they will make the employees redundant. When they will make their employees redundant, automatically people would have lesser money to purchase the goods. तो ये एक अनएम्प्लॉयमेंट का जो एक साइकिल है, ये बड़ा खतरनाक साइकिल होता है। For example, fewer goods and services production will lead to high level of unemployment, which in return lead to lower demand of the goods and services. तो दोनों एक्सट्रीम्स जो है वो अनवेलकम्ड है किसी भी इकोनॉमी के अंदर। हाई लेवल्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी अनवेलकम्ड होते हैं, हाई लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी अनवेलकम्ड होते हैं। हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी अनवेलकम्ड है, क्योंकि जितनी अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगी, that is going to create a damage to the society, and the welfare of the people would be affected. Economic growth will definitely be less than it should be, because if unemployed people are going to get the work, the output of the industry will definitely increase and economic growth can be achieved. तो हाई लेवल्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट तो अनवेलकम्ड होते ही होते हैं इकोनॉमी के अंदर, इनका तो जो इम्पैक्ट है वो नेगेटिव होता ही होता है। वेरी इंटरेस्टिंगली, हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो होते हैं, दे आर ऑल्सो अनवेलकम्ड, और वेरी लो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, एक ही बात है। हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट कह लें या लो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कह लें, वन एंड द सेम थिंग। हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो होते हैं, ये भी अनवेलकम्ड होते हैं। हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट का नुकसान ये होता है कि द इकोनॉमी हैज द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस, मुल्क के पास रिसोर्सेज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन लोग नहीं है काम करने के लिए, स्किल्ड लेबर नहीं है काम करने के लिए। तो इससे क्या होगा, द डिमांड ऑफ द लेबर विल राइज, विच अल्टीमेटली पुश अप द कॉस्ट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज। वेरी सिंपल, डिमांड सप्लाई गैप है ना। जब किसी चीज की डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है, तो प्राइसेस बढ़ जाती हैं। अगर आप फ्री मार्केट इकोनॉमी में देखें, तो जब लोग ज्यादा सैलरीज और वेजेस डिमांड करेंगे, इट विल इम्पैक्ट द इन्फ्लेशन। इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन पैदा होगी। इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन द इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ेगी। तो ये भी एक बड़ा नेगेटिव फिनोमिना है कि जब किसी भी कंट्री के अंदर, इन एनी कंट्री, व्हेन देयर इज शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड लेबर, तो इट कंट्रीब्यूट्स इनटू द इन्फ्लेशन, इट एड्स इनटू द इन्फ्लेशन, उसमें ऐड करती है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली सम कंट्रीज हैव अ यूनिक प्रॉब्लम।
अगेन लाइक इन पाकिस्तान, लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई है और शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड लेबर भी है। दोनों सिचुएशन एक ही जगह पे मौजूद है। इंटरेस्टिंगली जॉबलेसनेस भी ज्यादा है, पीपल आर अनविलिंगली आउट ऑफ वर्क, और उसके साथ साथ शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड लेबर भी एग्जिस्ट करती है। हाँ, इसका मतलब क्या है कि सही स्किल नहीं है लोगों के पास। लेकिन पाकिस्तान अनस्किल्ड लेबर बहुत है, लेकिन स्किल्ड लेबर का फुकदान है। Organizations do need to employ good people having sound skills, but unfortunately they don't have the right skill available. तो यहाँ पे फिर गवर्नमेंट का रोल बड़ा क्रिटिकल हो जाता है कि गवर्नमेंट फिर यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड लेबर को ओवरकम करती है बाय रेजिंग एजुकेशन स्टैंडर्ड्स, फॉर एग्जांपल बाय ऑफरिंग मोर ट्रेनिंग। यस, वन ऑफ द रीजन इज इमिग्रेशन। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक रीजन जो है इसमें इमिग्रेशन होता है। ठीक है, लाइक आपके यहाँ पे स्किल्ड लेबर टिकती नहीं है बिकॉज दे बिलीव के पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज नहीं है ग्रोथ की। जितने काबिल इंजीनियर्स हैं, जितने काबिल डॉक्टर्स हैं, सारे के सारे बाहर निकल जाते हैं। यू हैव विटनेस दिस फैक्ट, है ना। कोई काबिल बंदा पाकिस्तान में रहने को तैयार नहीं है। ये हम जैसे नलायक ही हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं, वरना काबिल लोग तो यहाँ से बाहर भाग जाते हैं। एंड व्हाई डू दे डू दैट? वो क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि दे बिलीव दैट अपॉर्चुनिटीज अब्रॉड आर बेटर, ऑब्वियसली। तो स्किल्ड लेबर की जो शॉर्टेज होती है, इसको ओवरकम करने के लिए फिर कुछ गवर्नमेंट मेजर्स लेती है। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट टेक मेजर्स बाय इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन। इसको गवर्नमेंट बेहतर करती है ताकि ज़्यादा स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स पैदा हो। गवर्नमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग के इदारे खोल देती है, द वे इट इज़ ऑल्सो स्टेटेड इन अबव क्रिटिकल फैक्टर्स में भी इसको डिस्कस किया गया। गवर्नमेंट क्या करती है, वोकेशनल ट्रेनिंग के आउटलेट्स ओपन कर देती है टू इम्प्रूव द स्किल ऑफ द पीपल। Or what government can do is, or industries can do is, like they can move the jobs to other countries where there is abundance of skilled labor, like China. ठीक है ना? हाँ, exactly, you are right, बिलाल। तो लाइक चाइना, फॉर एग्जांपल, चाइना में आप भेज देते हैं। जैसे अगर आप एप्पल का फ़ोन लें तो उस पर लिखा होता है कि डिज़ाइंड बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया, असेंबल्ड इन चाइना। तो R&D सारी अमेरिका में हो रही है, लेकिन चूंकि अमेरिका में they might have shortage of labor or they are not interested in manufacturing, वो अब ज़्यादा नॉलेज बेस्ड इकॉनमी बनती जा रही है। आपको डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा, सुना भी होगा कि दुनिया में इकोनॉमिक सिस्टम जो हैं वो मेनली 3 किस्म के हैं, और ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है इकोनॉमीज का, राइटली स्टार्टिंग फ्रॉम एग्रीकल्चरल इकोनॉमी टू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। आजकल दौर है नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी का। तो जिन जिन कंट्रीज में अब नॉलेज बेस्ड इकोनॉमीज डेवलप हो रही हैं, वो अब मैन्युफैक्चरिंग से बाहर आते जा रहे हैं। वो R&D पे फोकस कर रहे हैं। दे आर नाउ फोकसिंग मोर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट रादर देन फोकसिंग ऑन मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट्स। तो वो अपनी सारी की सारी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो उठा के मुल्क से बाहर लेते जा रहे हैं। दैट्स अनदर रीजन फॉर विच द फर्म्स आर कमिंग अप विद इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। अमेरिका, यूरोप, ये मुल्क, ये यूरोपियन कंट्रीज, ये वो एरियाज हैं, ये वो रीजन हैं दुनिया के जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग अब कम से कम होती जा रही है। एंड नाउ दे आर गिविंग ऑल ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एंड द असेंबली टास्क टू द फार ईस्ट कंट्रीज, ताइवान, कोरिया फॉर एग्जांपल, चाइना, सारे फार ईस्ट को देते जा रहे हैं। एग्जैक्टली, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर। अपनी एनवायरनमेंट को सस्टेन करने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए। सो ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, अगेन डिफाइनिंग कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, अनएम्प्लॉयमेंट का इम्पैक्ट क्या होता है। हाई लेवल्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और हाई लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट दोनों अनवेलकम्ड होते हैं इकोनॉमी के अंदर। देन एन इंटरेस्टिंग सिचुएशन माइट बी क्रिएटेड व्हेन देयर आर हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड आल्सो अ शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड लेबर एट द सेम टाइम। कि अनएम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा है और शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड लेबर भी है, दोनों चीजें एक ही वक्त में बैक वक्त एग्जिस्ट कर रही हैं। देन व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स? टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अगेन ये भी आपने एक इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में डिस्कस किया होगा। टाइप्स क्या होती हैं अनएम्प्लॉयमेंट की? 7 मेन टाइप्स होती हैं: ट्रांजिशनल, फ्रिक्शनल, स्ट्रक्चरल, टेक्नोलॉजिकल, रीजनल, सीजनल एंड साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ट्रांजिशन का मतलब होता है शिफ्टिंग प्रोसेस, शिफ्टिंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, इसे ट्रांजिशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एम्प्लॉई ने कंपनी में आज जॉब छोड़ी है टू स्टार्ट अनदर जॉब इन द न्यू कंपनी आफ्टर लेट्स से अ वीक। तो वो जो एक हफ्ता
जॉबलेस रहेगा, दैट 1 week इज ट्रांजिशनल अनएम्प्लॉयमेंट. इट इज बेसिकली अ गैप ऑफ द टाइम बिटवीन लीविंग वन जॉब एंड स्टार्टिंग द अदर. ठीक है, इसे ट्रांजिशनल कहते हैं. अच्छा, ट्रांजिशनल में और फ्रिक्शनल में बुनियादी फर्क ये होता है कि ट्रांजिशनल के अंदर जो टाइम फ्रेम है वो डिफाइंड होता है. इन ट्रांजिशनल अनएम्प्लॉयमेंट टाइम फ्रेम इज डिफाइंड. फॉर एग्जांपल 10th of October को एक एम्प्लॉय ने कंपनी में रिजाइन किया है एंड ही हैज ऑलरेडी got a new job in some other country, in some other company where he has to join, let's say from 20th of October. तो वो 10 दिन का जो गैप होगा बीच में, वो 10 दिन का जो गैप है दैट इज ट्रांजिशनल फेज. ठीक. फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय ने एक स्कूल में जॉब छोड़ी है टू स्टार्ट अ न्यू जॉब इन अनदर स्कूल इन 3 months टाइम. तो टाइम फ्रेम डिफाइंड है. फ्रिक्शनल में टाइम फ्रेम डिफाइंड नहीं होता. फ्रिक्शनल के अंदर टाइम फ्रेम जो है वो डिफाइंड नहीं होता. ये शॉर्ट टर्म अनएम्प्लॉयमेंट होती है where for example an individual is either dismissed from the work or he has been made redundant or he simply quit the job himself because he might not like the job or he might have some clashes with the boss whatsoever, but now he has to find a new job. Now this is an important point. उसे भी नई जॉब ढूंढनी है. तो ये फ्रिक्शनल पीरियड है. फिर अब वो उसे नई जॉब एक दिन में मिल जाए, एक हफ्ते में मिल जाए, 10 दिन में मिल जाए, दैट इज अ फ्रिक्शनल पीरियड. उसे फ्रिक्शन कहेंगे. So this unemployment obviously it also does not last long. ये भी मतलब बहुत अरसे तक नहीं रहती, लेकिन इसमें टाइम लिमिट या टाइम फ्रेम डिफाइंड नहीं होता. ट्रांजिशनल में टाइम फ्रेम डिफाइंड होता है. ठीक है, तो ये बुनियादी फर्क. स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन एन इंडस्ट्री कोलैप्स. जब एक इंडस्ट्री डिक्लाइन करती है या कोलैप्स कर जाती है. जैसे माइनिंग इंडस्ट्री है, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की एग्जांपल लें तो पाकिस्तान में टेक्सटाइल सेक्टर कोलैप्स कर गया है. पाकिस्तान के अंदर टेक्सटाइल का हाल बहुत बुरा हो गया है. आज से अगर 15-20 साल पहले देखें, उस वक्त टेक्सटाइल जिस कैपेसिटी पे काम कर रही थी पाकिस्तान में, उसका 30% भी अब काम नहीं कर रही. तो बहुत सारी टेक्सटाइल फैक्ट्रीज बंद हो गई, जिसकी वजह से बहुत सारी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है. ठीक है. अच्छा, जब एक इंडस्ट्री कोलैप्स करती है, एग्जैक्टली ऑटो मैन्युफैक्चरिंग ने भी अपने प्लांट्स यहाँ पे बंद करने शुरू कर दिए. तो जब कोई इंडस्ट्री कोलैप्स करती है तो सो मेनी पीपल बिकम अनएम्प्लॉयड. ठीक है, एंड दैट इज अ वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंस because finding new jobs for such a large number of people is very difficult and it may take very long time. There is a possibility कि दूसरी इंडस्ट्रीज के अंदर डिमांड मौजूद है, लेकिन वो लोग जो अनएम्प्लॉयड हुए हैं they might not be of the right skill or they are of the wrong type, let's say, or they might be in the wrong part of the country. ठीक है, एग्जैक्टली. टेक्सटाइल बांग्लादेश में शिफ्ट हो गई, बल्कि अभी कल ही मैं एक वो डॉक्यूमेंट्री देख रहा था. बांग्लादेश हैज नाउ बिकम द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स इन द वर्ल्ड. चाइना बीइंग द नंबर 1, बांग्लादेश जो है वो सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बनकर ये पाकिस्तान की सारी टेक्सटाइल जो है वो बांग्लादेश ने कैप्चर कर लिया. देयर वाज अ टाइम व्हेन पाकिस्तान यूज्ड टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट टेक्सटाइल एक्सपोर्टर, लेकिन अब नहीं रहा पाकिस्तान टेक्सटाइल के प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्टर, बांग्लादेश है. बिल्कुल. तो ये इसे कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. एक इंडस्ट्री के या बंद होने की वजह से या कोलैप्स होने की वजह से या डिक्लाइन होने की वजह से, फॉर एनी रीजन, जब बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं तो इसे कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. एक होती है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ओइंग टू द फैक्ट दैट न्यू टेक्नोलॉजी इज ब्रॉट इन. पहले एक फैक्ट्री में फॉर एग्जांपल 10 लोग मैनुअली काम किया करते थे एंड नाउ द फैक्ट्री हैज एम्प्लॉयड अ मशीन, हैज परचेज्ड अ मशीन जो 10 लोगों का काम कर लेती है विद ओनली 1 ऑपरेटर. इसे कहते हैं टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट व्हेन द पीपल आर मेड रिडंडेंट बेस्ड ऑन अडॉप्टिंग द टेक्नोलॉजीज. सो न्यू टेक्नोलॉजी विल रिप्लेस मैनुअल लेबर, वो लेबर को रिप्लेस कर देती है. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को आप ऑटोमेट कर देते हैं. टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट कैन ऑल्सो ऐड इनटू स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारी इंडस्ट्री भी बंद हो जाती है, कोलैप्स कर जाती है. जी बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है. रॉ मटेरियल सारा यहाँ से जाता है. ठीक है, और वहां पे वो उसमें वैल्यू ऐड करते हैं, वो वैल्यू चेन सारी उन्होंने संभाल ली हुई है. बिल्कुल सही, ऐसा ही, ऐसा ही, ट्रूली राइट. जैसे टाइप राइटर की एग्जांपल ले लें. देयर वाज अ टाइम व्हेन टाइप राइटर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वाज वेरी मच रिनाउंड. कंप्यूटर्स नहीं होते थे, आज से 30 इयर्स बैक एग्जांपल ले लें. बट विद द इमर्जेंस ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी टाइप राइटर्स की मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो गई. तो वो जो स्किल्ड लोग थे जो टाइप राइटर मैन्युफैक्चर किया करते थे, वो जो क्राफ्ट्समैन थे, वो सारे जॉबलेस हो गए क्योंकि एक इंडस्ट्री कोलैप्स कर गई. ठीक है, तो टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट कैन ऑल्सो ऐड टू स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि टेक्नोलॉजी की वजह से इंडस्ट्रीज पूरी की पूरी भी कोलैप्स कर जाती होती.
देन देयर इज रीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। दुनिया में मतलब किसी एक मुल्क के अंदर जो जॉब्स होती हैं वो फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती सारे रीजन्स के अंदर। जैसे पाकिस्तान में जो डेवलप्ड रीजन्स हैं, जो शहर हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची फॉर एग्जांपल, दे माइट हैव मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज एज कंपेयर टू सबर्बन एरियाज ऑफ पाकिस्तान और रूरल एरियाज ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, सो अगर किसी एक रीजन में अनएम्प्लॉयमेंट है, if there is some unemployment in a particular region, so that will lead to and people are not willing to move, mobility of worker नहीं है। ठीक है, हाँ, बट दैट इज वेरी रेयर यार, वो बहुत रेयर है, बिल्कुल नजर आते हैं बट दैट इज वेरी रेयर नाउ। ऑफिसेज में अब कहाँ इस्तेमाल होते हैं, पहले तो ऑफिसेज में इस्तेमाल होते थे ना, बट नाउ दे आर नॉट यूज्ड इन द ऑफिसेज, सो दे आर क्वाइट रेयर नाउ। ठीक है, सो रीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये इमोबिलिटी ऑफ लेबर की वजह से होती है। लाइक पीपल आर नॉट विलिंग टू लीव देयर होम टाउन, they are not willing to move to other regions to find work, so they will add into unemployment. So अगर आप किसी एक खास रीजन से बिलोंग करते हैं, if you belong to a certain region, तो फिर आप जो है वो विलिंग नहीं है मूव करने के लिए, या आपके पास मौके नहीं है मूव करने के लिए। दोनों सूरतें हैं, इधर यू डोंट हैव अपॉर्चुनिटीज टू मूव, ठीक है, और यू आर नॉट विलिंग टू मूव। दोनों केसेस में इट विल ऐड इनटू रीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। देन देयर इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। बाज़ इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो सीजनली ऑपरेट करती हैं। देयर आर सम टाइम पीरियड्स ऑफ हाई सीजन, पीक सीजन, एंड देयर आर सम टाइम पीरियड्स ऑफ पीक सीजन, लो सीजन। जैसे एग्रीकल्चर है पाकिस्तान में, एग्रीकल्चरल लेबर इज वेरी सीजनल। जब हार्वेस्टिंग होती है क्रॉप्स की, जब ये कटाई का सीजन आता है गंदम का, अप्रैल में और मई के शुरू में, तो उस वक्त एम्प्लॉयमेंट बहुत हाई हो जाती है। हाई नंबर ऑफ पीपल आर एम्प्लॉयड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, एग्जैक्टली शुगर की एग्जांपल ले लें, शुगर इंडस्ट्री है। और जब ऑफ सीजन आता है, व्हेन देयर इज ऑफ पीक सीजन, तो उसमें फिर एम्प्लॉयमेंट लेवल नीचे आ जाता है, डिक्लाइन हो जाता है। सो लो सीजन पीरियड में बिल्कुल टूरिज्म, अ वेरी गुड एग्जांपल, टूरिज्म पाकिस्तान, टूरिज्म के भी ऑफ पीक और पीक सीजन होते हैं ना। समर्स इन पाकिस्तान आर पीक सीजन फॉर टूरिज्म इन द नॉर्दर्न एरियाज, एंड विंटर्स आर ऑफ पीक सीजन। विंटर्स जो है वो ऑफ पीक होते हैं कि वहाँ पे डिमांड जो है वो नहीं, आप आई गेस यू आर टेलिंग इट द अदर वे। सर्दियों में डिमांड कम हो जाती है ना, सर्दियों में डिमांड कम हो जाती है, गर्मियों में डिमांड बढ़ती है नॉर्दर्न एरियाज में। जैसे फॉर एग्जांपल अब नवंबर स्टार्ट होगा तो नारायण का गांव के रास्ते सारे ब्लॉक हो जाएंगे, स्नोफॉल स्टार्ट हो जाएगी, टूरिज्म वहाँ पे, और वहाँ पे जो लोकलाइज्ड हैं, जो वहाँ पे लोकल्स हैं, वो सारे अफेक्ट होंगे। ठीक है, बट व्हेन द समर कम्स फ्रॉम मार्च अप्रैल ऑनवर्ड्स, टूरिज्म बढ़ता है। अदर वे राउंड होता है, नॉर्दर्न एरियाज का जो टूरिज्म है वो अदर वे राउंड होता है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, एंड देन देयर इज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। एक पूरी इकोनॉमिक साइकिल के ऊपर जो अनएम्प्लॉयमेंट वेरी करती है। फॉर एग्जांपल, जब ओवरऑल इकोनॉमी एक मुल्क की ग्रोथ में है, इफ द इकोनॉमी इज ग्रोइंग ओवरऑल, तो डिमांड फॉर लेबर इंक्रीजेस, अनएम्प्लॉयमेंट फॉल्स। और अगर ओवरऑल इकोनॉमी रिसेशन में है, डिक्लाइन में है, तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी क्योंकि लेबर की डिमांड कम हो जाएगी। तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट से मुराद ये है कि एक पूरी इकोनॉमिक साइकिल के ऊपर, लाइक दिस वन, एक पूरी इकोनॉमिक साइकिल के ऊपर व्हेन देयर इज ग्रोथ इन द ओवरऑल इकोनॉमी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एंड व्हेन देयर इज पीरियड्स ऑफ रिसेशन तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। ठीक है, सो इसे कहते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट कुछ मेजर ले सकती है। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट कैन ट्राई टू reduce the time span of recession as far as possible। गवर्नमेंट साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट को कोप करने के लिए रिसेशन को रिड्यूस करने की कोशिश करती है। गवर्नमेंट रिसेशन पीरियड्स को रिड्यूस करने की कोशिश करती है, दैट इज व्हाट गवर्नमेंट कैन डू। सो दीज आर 7 डिफरेंट टाइप्स। अगेन एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एक इम्पॉर्टेंट सवाल बन सकता है इसमें से। शॉर्ट क्वेश्चन माइट बी अ शॉर्ट क्वेश्चन, जिससे तो यू हैव टू प्रिपेयर इट अकॉर्डिंगली। ठीक, इसको आपने अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना होता है। अच्छा, इसके बाद दो बड़े इंटरेस्टिंग से टॉपिक्स हैं, एक है कॉन्सेप्ट्स है रादर, एक है इकोनॉमिक स्टैग्नेशन और एक है प्रोटेक्शनिज्म। इकोनॉमिक स्टैग्नेशन कहते हैं ऐसी स्टेट को, ऐसी सिचुएशन को जहाँ पे किसी भी मुल्क के अंदर जो इकोनॉमी है वो ग्रो नहीं कर रही, वो स्टैग्नेंट हो गई है। द वर्ड स्टैग्नेंट मींस रुक जाना या ठहर जाना।
So the economy in a particular country is not growing. ठीक है, it's not growing, or it's not, it is growing but at not a very fast rate, ठीक है, as at a rate at which it should grow. तो स्टेगनेंस का लफ्जी मतलब होता है रुका होना, ठहर जाना, मुंजमद हो जाना. स्टेगनेशन मीन्स टू स्टॉप, ठीक है, अ पॉज. तो किसी भी कंट्री में हम कहते हैं कि इकोनॉमिक स्टेगनेशन आ गई है व्हेन द इकोनॉमी इज नॉट ग्रोइंग एट अ रेट एट विच इट शुड ग्रो. इकोनॉमिक ग्रोथ इज पॉसिबल बट इट इज नॉट हैपनिंग. ग्रोथ मुमकिन है लेकिन हो नहीं रही. इकोनॉमिक स्टेगनेशन के मुख्तलिफ फीचर्स हैं. डिफरेंट फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक स्टेगनेशन. फॉर एग्जांपल, अंडर यूज रिसोर्सेज आर देयर. ये पहला फीचर है. मुल्क में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं लेकिन यूज नहीं हो रहे, लाइक लैंड एंड कैपिटल. हाई लेवल्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रीवेल्स. जॉबलेसनेस बढ़ती जा रही है. एंड देयर इज नो न्यू और वेरी लिटिल कैपिटल इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है. कंपनीज डू नॉट वांट टू इन्वेस्ट लार्ज अमाउंट ऑफ मनी बिकॉज दे डू नॉट सी एनी सेटिस्फैक्टरी रिटर्न्स. उनको रिटर्न्स जो है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं मिलते. तो दीज आर सम ऑफ द फीचर्स जो इंडिकेट करते हैं इकोनॉमिक स्टेगनेशन को. मतलब इसमें आप एक एग्जांपल ले सकते हैं. लेट्स कोट एन एग्जांपल. लेट्स से देयर आर टू कंट्रीज, दो ममालिक हैं, कंट्री ए एंड कंट्री बी, और दोनों में 2 कंसेक्टिव ईयर्स का एक जीडीपी ग्रोथ रेट आपके पास मौजूद है. ठीक है, लेट्स अज्यूम दैट देयर आर 2 कंट्रीज. कंट्री ए एंड कंट्री बी, और दोनों का जीडीपी ग्रोथ 2 कंसेक्टिव ईयर्स का हमारे पास मौजूद है. फॉर एग्जांपल, कंट्री ए का जो जीडीपी ग्रोथ था 2017 में, it was, let's say, 4.5%, whereas country B had a GDP growth of, for example, 7%. And in 2018 में country A का GDP growth था 4.7%, but country B has achieved a growth rate of 11%. अब इस केस में अगर देखें तो हम ये कह सकते हैं कि कंट्री ए जो है वो इकोनॉमिक स्टेगनेशन का शिकार हो गई है. वी कैन से दैट कंट्री ए जो है वो इकोनॉमिक स्टेगनेशन का शिकार हो गई है. इवन दो देयर इज एन इकोनॉमिक ग्रोथ है, बट अ वेरी माइन्यूट ग्रोथ. ठीक है, और अगर आप इसे रिलेटिव टर्म्स में देखें तो व्हेन वन कंट्री इज नॉट अचीविंग अ सर्टेन लेवल ऑफ ग्रोथ वेयर एज अ नेबरिंग कंट्री इज अचीविंग अ सर्टेन लेवल ऑफ ग्रोथ, so the people in that country live in relative poverty. यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है relative poverty का. Relative poverty occurs when economy of one country is not growing at a rate at which the economy of neighboring country is growing. ठीक है ना. एक मुल्क की जो इकोनॉमी है वो इस रेट पे ग्रो नहीं कर रही जिस रेट के ऊपर नेबरिंग कंट्री की इकोनॉमी ग्रो कर रही. तो वी कैन से दैट द पीपल इन कंट्री ए लिव इन रिलेटिव पॉवर्टी. हम ये कह सकते हैं कि पीपल इन कंट्री ए लिव इन रिलेटिव पॉवर्टी. ठीक है, वो गुर्बत में आ गए हैं. दे लिव इन रिलेटिव पॉवर्टी. दे आर नाउ लिविंग, उनका लिविंग स्टैंडर्ड नीचे आ गया है, उनका लाइफ स्टाइल नीचे आ गया है. जस्ट स्पेयर मी अ मोमेंट, एक मिनट दीजिएगा. ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन. तो इकोनॉमिक स्टेगनेशन कहते हैं, जी, इकोनॉमिक स्टेगनेशन कहते हैं व्हेन द इकोनॉमी ऑफ वन कंट्री इज नॉट ग्रोइंग एट अ पेस एट विच इट शुड ग्रो.
ठीक है। जैसे इस केस में देखें, GDP growth of country A and GDP growth of country B is not growing at the same pace. तो हम ये कह सकते हैं कि people in country A are living in relative poverty. इसे relative poverty कहते हैं. When relative poverty occurs, then comes the concept of immigration. People in country A will look forward to the opportunities to move to other countries for a better living. कंट्री ए के जो लोग हैं, they will look forward to the opportunities in other countries for a better living. तभी इमिग्रेशन पैदा होती है ना. That leads to immigration. That leads to immigration. इसे कहते हैं इमिग्रेशन. ठीक है. तो लोग जो है वो इमिग्रेशन की तरफ मूव करने की फिर कोशिश करते हैं. ठीक. People try to move to the immigration. ठीक. Okay. So economic stagnation occurs when national income is not increasing. इसके फीचर्स आ गए. फीचर्स ये होते हैं. ठीक है. When a country or region of the world suffer from economic stagnation, where other countries are enjoying economic growth, जो भी हमने एग्जांपल डिस्कस की, then it becomes poorer relative to those other countries. उनके मुकाबले में आप गरीब हो जाते हैं. So household may therefore live in relative poverty. Household relative poverty में रहेंगे. Many individuals might look for the ways of migrating to other countries where economic wealth is greater. Very simple. तो इकोनॉमिक स्टेग्नेशन की डेफिनेशन क्या है? डिफाइनिंग इकोनॉमिक स्टेग्नेशन. अगेन क्वेश्चन किस किस्म का आ सकता है? डिफाइन इकोनॉमिक स्टेग्नेशन. इकोनॉमिक स्टेग्नेशन को डिफाइन करें. फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक स्टेग्नेशन. फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक स्टेग्नेशन क्या होते हैं? ठीक है. इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक स्टेग्नेशन ऑन लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द पीपल इन अ कंट्री. इम्पैक्ट क्या होते हैं इकोनॉमिक स्टेग्नेशन के लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर. सो दीज आर सम बेसिक आइडियाज जिसके ऊपर सवाल पेपर में एग्जामिनर पूछ सकता है. फिर जो कंट्रीज इकोनॉमिक स्टेग्नेशन का शिकार होती हैं, जिसे हम डिप्रेस्ड कंट्रीज कहते हैं, द डिप्रेस्ड कंट्रीज देन हु आर सफरिंग फ्रॉम इकोनॉमिक स्टेग्नेशन, देन दे नीड हेल्प फ्रॉम द वेल्थियर कंट्रीज. और वो वेल्थियर कंट्रीज जो हैं वो उनकी तरफ देखते हैं कि वो उनकी इकोनॉमीज को डेवलप करने में हेल्प करें बाय ब्रिंगिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स ला के, फॉर एग्जांपल. ठीक है ना. एक और कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक रिसेशन में प्रोटेक्शनिज्म. एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है आगे, प्रोटेक्शनिज्म. जब पूरी दुनिया में इकोनॉमिक ग्रोथ डिक्लाइनिंग हो, ठीक है, पूरी दुनिया में रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो फॉलिंग हो, so individual countries still can try to increase their own national income, but when they will try to do so, it will then come at the expense of other economies. वो फिर दूसरी इकोनॉमीज के एक्सपेंस पे आएगा. अगर पूरी दुनिया की इकोनॉमी डिक्लाइनिंग है और अगर कोई एक मुल्क अगर चाहे कि वो अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव करे, फिर इट हैज टू बी एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर नेशनल इकोनॉमी. वो दूसरी नेशनल इकोनॉमीज की कॉस्ट पे आएगा. इट इज गोइंग टू बी एट द कॉस्ट ऑफ अदर नेशनल इकोनॉमीज. फिर क्या होगा? फिर ट्रेड वॉर्स छिड़ जाएंगी. आवाज नहीं आ रही मेरी? कैन यू हियर मी? मेरी आवाज आ रही है सबको? ओके. फिर क्या होगा? फिर ट्रेड वॉर्स छिड़ जाएंगी. ठीक है. देन व्हाट विल हैपन? ट्रेड वॉर्स छिड़ जाएंगी, जिसे कहते हैं प्रोटेक्शनिज्म. प्रोटेक्शनिज्म इज डिफाइंड एज, प्रोटेक्शनिज्म क्या होती है? इज डिफाइंड एज द मेजर्स, प्रोटेक्शनिज्म is defined as the measures taken by the government in a country to discourage trade. ठीक है. एग्जैक्टली जैसे चाइना ट्रेड वॉर है अमेरिका के साथ. वेरी गुड एग्जांपल. टू डिस्करेज ट्रेड, गवर्नमेंट कैन डू सो बाय 3 तरीकों से कर सकती है. नंबर 1, इंक्रीजिंग इम्पोर्ट टैक्सेस को बढ़ा के. नंबर 2, डिफाइनिंग इम्पोर्ट कोटास को डिफाइन करके ऑन द इम्पोर्ट ऑफ डिफरेंट गुड्स. ठीक. एंड नंबर 3, व्हाट दे कैन डू इज दे कैन सिंपली
इम्प्लीमेंट एम्बार्गो। एम्बार्गो कहते हैं बैनिंग द इम्पोर्ट्स, इम्पोर्ट्स को बैन कर देना। तो ये 3 मेजर्स ले सकती है गवर्नमेंट, ठीक है। तो प्रोटेक्शनिज्म कब पैदा होती है? जब पूरी दुनिया इकोनॉमिक रिसेशन से गुजर रही है। When the whole world, all the countries in the world are going through economic recession, then what may happen is that different countries, हाँ पाकिस्तान में एम्बार्गो होनी चाहिए। वैसे पाकिस्तान में अब एम्बार्गो होनी चाहिए क्योंकि बहुत इंपोर्ट्स हो रही है हमारे यहाँ पे, गाड़ियाँ आ रही हैं, पता नहीं क्या कुछ आ रहा है, इसकी वजह से लोकल प्रोडक्शन अफेक्ट होती जा रही है, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट है प्रोटेक्शनिज्म का, where the government take measures to discourage or prohibit imports of foreign goods, ठीक है। तो लोकल इंडस्ट्रीज को फिर आप कैसे प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट फॉरेन कंपटीशन? गवर्नमेंट क्या मेजर्स लेती है? इंपोर्ट टैक्सेस लगा देती है, कोटा लिमिट्स बढ़ा देती है, बैन ऑन इंपोर्ट्स लगा देती है, ठीक है। सो दीज आर द 3 मेजर्स द गवर्नमेंट। और फिर इस सिचुएशन में WTO जैसे इदारे एक्शन में आते हैं जो फिर फ्री ट्रेडिंग जोन्स को इनकरेज करते हैं। दे इनकरेज कंट्रीज टू एंटर इनटू अ फ्री ट्रेडिंग जोन, they encourage countries to develop free trading areas, ताकि उनकी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कॉस्ट है वो भी कंट्रोल्ड रहे और एक दूसरे पे बर्डनाइज भी ना हो, ठीक है, चैलेंज भी कम रहे उनके। तो गवर्नमेंट फिर यहाँ पे ये एक्शन लेती है कि फ्री ट्रेडिंग जोन्स को एनकरेज करती है, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर इज इंटरनेशनल पेमेंट्स एंड इंटरनेशनल पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम। इंटरनेशनल पेमेंट्स क्या होती हैं और इंटरनेशनल पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम किसे कहते हैं? International payments are the payments basically that are generated through the flow of money between different countries. जब मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान पैसा फ्लो करता है तो इसको हम इंटरनेशनल पेमेंट्स कहते हैं। when the money flows between different countries we call it international payments. तैयब मैं समझा नहीं क्वेश्चन। कोटा लिमिट मेस कहते हैं, what do you mean by that? कोटे का मतलब होता है लिमिट डिफाइन कर देना ना, कि आप कितनी क्वांटिटी मंगवा सकते हैं किसी खास गुड की, इसे कोटा कहते हैं ना। कोटा मींस डिफाइनिंग अ सर्टेन लिमिट ऑन अ पर्टिकुलर क्वांटिटी, ठीक है। सो इंटरनेशनल पेमेंट्स के 2 मोड्स होते हैं। इंटरनेशनल पेमेंट्स के 2 एलिमेंट्स या 2 मोड्स होते हैं। पहला मोड होता है द पेमेंट विच अराइज फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। पहला मोड होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट। आप जो इंपोर्ट करते हैं उसके अगेंस्ट आप पे करेंगे, या आप जो एक्सपोर्ट करते हैं उसके अगेंस्ट आप रिसीव करेंगे पैसा, ठीक है। और दूसरा मोड होता है मूवमेंट ऑफ कैपिटल बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। फॉर एग्जांपल अमेरिका डिसाइड करता है पाकिस्तान में कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी है, या जर्मनी डिसाइड करता है कि अमेरिका में कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है। सो इंटरनेशनल पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम की 2 सूरतें हो सकती हैं, इधर देयर कैन बी अ सरप्लस और देयर कैन बी अ डेफिसिट। वेरी सिंपल, हर कंट्री के पास इंटरनेशनल पेमेंट्स की 2 सूरतें होती हैं, या सरप्लस होगा या डेफिसिट्स होंगे, ठीक है। मतलब क्या है, या नेट आउटफ्लो होगा या नेट इनफ्लो होगा। अगर सरप्लस है तो इनफ्लो होगा, अगर डेफिसिट है तो आउटफ्लो होगा। अंडरस्टूड? इट मींस दैट यू आर पेइंग मोर देन यू आर रिसीविंग, तो नेट आउटफ्लो है। और अगर सरप्लस है आपकी ट्रेड में तो इट मींस दैट यू आर रिसीविंग मोर देन यू आर पेइंग, तो ये नेट इनफ्लो ऑफ कैपिटल है, ठीक है ना, ये नेट इनफ्लो ऑफ कैपिटल है। इंटरनेशनल पेमेंट्स एंड फॉरेन करेंसीज, पेमेंट बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज बेसिकली आर एग्जीक्यूटेड थ्रू एक्सचेंज ऑफ करेंसीज। जब आप इंटरनेशनल पेमेंट्स करते हैं तो उसमें एक्सचेंज ऑफ करेंसीज आ जाती है। When we execute international payments, it give rise to exchange of currencies. For example, एक पाकिस्तानी कंपनी जो है they buy good from a US supplier and they agree to pay to the US supplier in dollars, ठीक है। So एक इंटरनेशनल पेमेंट एग्जीक्यूट होगी डॉलर, सिर्फ पढ़ने वाली एग्जांपल है, सिर्फ कमेंट्री है, दैट इज ओनली कमेंट्री, ठीक है। ये कंटेंट है, ऊपर सारा कंटेंट पढ़ा है हमने, प्रोटेक्शनिज्म भी कंटेंट है, ये भी कंटेंट है, स्टैग्नेशन भी कंटेंट है, ये सारा कंटेंट है, ठीक। ये कमेंट्री है। अगेन जस्ट एग्जांपल्स दैट आर एक्सप्लेनिंग कि इंटरनेशनल पेमेंट्स होती कैसे हैं। तो पहली एग्जांपल है इंटरनेशनल पेमेंट की, जो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट को डिफाइन कर रही। दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। एक पाकिस्तानी कंपनी जो है दे बाय गुड फ्रॉम अ यूएस सप्लायर एंड दे एग्री टू पे इन यूएस डॉलर्स
सो एक इंटरनेशनल पेमेंट एग्जीक्यूट होगी फ्रॉम अ पाकिस्तानी बायर टू द यूएस सप्लायर. टू मेक द पेमेंट द पाकिस्तानी बायर हैज़ टू अरेंज विद अ लोकल बैंक टू बाय डॉलर्स. तो ट्रांजेक्शन हो रही है पाक रुपीस टू यूएस डॉलर्स में. ठीक, हाँ हाँ पैक की फॉलो कर लें, डजेंट मैटर. पैक में भी यही सारी बातें लिखी हुई हैं, थोड़ी सिंप्लीफाइड है. ठीक है, मैं वैसे पर्सनली रिकमेंड ये करता हूँ कि पैक के टेक्स्ट को सप्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल करें. जो चीज़ आई कैप से समझ ना आए या जो आपको लगे नहीं आई कैप में बहुत चीज़ मुश्किल लिखी हुई है, वो आप उस किताब से देख लें. ठीक है ना. तो दैट इज़ हाउ आई रिकमेंड इट. बट पैक इज़ इक्वली गुड, कोई इशू नहीं है. ठीक, हाँ वही मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि आपको जो चीज़ यहाँ से बहुत ही मुश्किल लगती है, बिल्कुल ही समझ नहीं आती, उसके लिए आप वहाँ देख सकते हैं. ठीक है, यू कैन लुक एट इट फॉर दैट. अच्छा दूसरा मोड देखें ना, दिस इज द मोड. ये पहला जो मोड है, जो पहली एग्जांपल है, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट की एग्जांपल है, ये ट्रेड की एग्जांपल है. ठीक है, जो दूसरी एग्जांपल है, ये एग्जांपल है कैपिटल इन्वेस्टमेंट की. दिस इज एग्जांपल ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट. सो ऊपर जो हमने दोनों मोड्स डिस्कस किए हैं, ये उन्हीं दोनों मोड्स की एग्जांपल है. एक जर्मन इन्वेस्टर डिसाइड करता है कि वो अमेरिका में इन्वेस्ट करे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करे अमेरिका में. सो जर्मन इन्वेस्टर क्या करेगा, ही वुड डिसाइड दैट वेदर ही कैन परचेज शेयर इन यूएस कंपनी, या वो अमेरिकन कंपनीज को शेयर परचेज कर लेगा, या वो यूएस के गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीद लेगा, ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीद लेगा. सो ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए फिर जर्मन इन्वेस्टर को क्या करना पड़ेगा, ही हैज़ टू पे इन यूएस डॉलर्स, उसको डॉलर्स में पे करना पड़ेगा. सो अगेन वही फिर होगा, करेंसी एक्सचेंज होगी. he has to sell euros and he has to make a transaction in euros to dollars. जर्मनी चूंकि यूरोपियन कंट्री है तो वहाँ पे यूरो चलता है, तो यूरो टू डॉलर कन्वर्जन होगी. सो दिस इज हाउ द इंटरनेशनल पेमेंट्स आर मेड. ये इंटरनेशनल पेमेंट्स की एग्जीक्यूशंस है. एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है डिसइक्विलिब्रियम. आइडियल वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर, इन एन आइडियल वर्ल्ड इकोनॉमी, हर कंट्री की ख्वाहिश होती है कि वो इक्वालिटी अचीव करे बिटवीन द वैल्यू ऑफ देयर इम्पोर्ट्स एंड द वैल्यू ऑफ देयर एक्सपोर्ट्स. एवरी कंट्री ट्राइज टू अचीव इक्विलिब्रियम और इक्वालिटी बिटवीन व्हाट दे आर इम्पोर्टिंग एंड व्हाट दे आर एक्सपोर्टिंग. लेकिन ऐसा होता नहीं है रियल वर्ल्ड में. दिस आइडियल स्टेट कैन नेवर बी अचीव्ड. देयर विल ऑलवेज बी सम कंट्रीज जिनके पास हमेशा सरप्लस होगा, उनके नेट इनफ्लोज होंगे. ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट उनका पॉजिटिव होगा, एक्सपोर्ट्स ज़्यादा है, इम्पोर्ट्स कम है. एंड देयर विल ऑलवेज बी सम कंट्रीज लाइक पाकिस्तान जिनका नेट रेसिपिएंट जो है वो डेफिसिट होगा उनके पास हमेशा. ठीक है, और वो डेफिसिट जब वो कैसे पूरा करेंगे, वो पूरा करेंगे बाय द इंटरनेशनल कैपिटल विच इज इन्वेस्टेड इन देयर कंट्री फ्रॉम द कंट्री जिनके पास सरप्लस मौजूद है. सो डिसइक्विलिब्रियम जो है, इट इज बेसिकली अ टर्म विच वी यूज फॉर इम्बैलेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड इंटरनेशनल कैपिटल फ्लोज. इसे कहते हैं डिसइक्विलिब्रियम. डिसइक्विलिब्रियम पैदा होता है जब इंटरनेशनल पेमेंट जो है आपकी उसमें बैलेंस नहीं होता. जैसे दो एग्जांपल्स, अगेन ये कमेंट्री है, ये कंटेंट है, सिर्फ पढ़ लें ये कॉन्सेप्ट है क्या, दिस इज इम्पॉर्टेंट. अगेन ये दोनों एग्जांपल्स हैं, कमेंट्री है. अमेरिका जो है इसका ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है. अमेरिका हैज़ अ वेरी लार्ज ट्रेड डेफिसिट. ऑन द अदर हैंड चाइना के पास लार्ज सरप्लस मौजूद है. अमेरिकन इम्पोर्ट्स आर हायर दैन द एक्सपोर्ट्स, जबकि चाइना जो है इसकी इम्पोर्ट्स कम है और इसकी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं. दे आर एक्सपोर्टिंग मोर दैन व्हाट दे आर इम्पोर्टिंग. ठीक है. So this huge deficit is financed by the capital investment in the US dollar by other country, particularly China. चाइना जो यहाँ से सरप्लस अर्न कर रहा है, वो चाइना जो है वो अमेरिका में इन्वेस्ट करेगा कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अंदर. ठीक है, इसी तरह कंट्रीज अपना डेफिसिट पूरा करती हैं. लेकिन जब वो इन्वेस्टमेंट इनवाइट करती हैं दूसरी कंट्रीज, तो उसके अगेंस्ट उनको फिर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है. दे हैव टू पे द इंटरेस्ट. ठीक है, तो दिस थिंग कैन नॉट गो इनडेफिनेटली. ये हमेशा नहीं हो सकता. इट इज़ नॉट पॉसिबल कि अमेरिका अपना डेफिसिट क्रिएट किया जाए और वो सरप्लस इनवाइट किया जाए दूसरे मुल्कों से कि वो सरप्लस जो है उससे वो अपना डेफिसिट कम करें. देयर विल अ टाइम कम, एक वक्त ऐसा आएगा जब गवर्नमेंट इन चाइना विल डिसाइड कि हमने अब मजीद इन्वेस्ट नहीं करना अमेरिका के अंदर. एग्जैक्टली वो इसलिए कर रखे ना कि उसने अपना ट्रेड डेफिसिट कम किया हुआ है ना. अमेरिका ने अपना ट्रेड डेफिसिट कम करने के लिए अपने ट्रेजरी बिल्स जो हैं वो जापान और चाइना को बेचे हुए हैं. ठीक है, बट इट कैनॉट हैपन फॉर एवर ना. ये हमेशा तो नहीं हो सकता. अमेरिका को कभी ना कभी तो अपने इंपोर्ट्स को कट करना है ना. यूएस हैव टू कट देयर बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड दे हैव टू रिड्यूस देयर इंपोर्ट्स. तो यूएस को अपने इंपोर्ट्स को स्टॉप करना पड़ेगा फ्रॉम अदर कंट्रीज, अदरवाइज वो बढ़ता जाएगा डेफिसिट उनका. इट विल गो इनडेफिनेटली इंक्रीजिंग, वो इंक्रीज होता रहेगा. गेटिंग द पॉइंट.
सो सर इंटरनेशनल डिसइक्विलिब्रियम का मतलब होता है दैट देयर इज नो आइडियल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इन नेट इनफ्लोज एंड नेट आउटफ्लोज ऑफ द कंट्री। या इन कंट्री में नेट इनफ्लो होगा या नेट आउटफ्लो होगा। जिन कंट्रीज में नेट आउटफ्लो है वो डेफिसिट का शिकार होती हैं, जिन कंट्रीज में नेट इनफ्लो है वो सरप्लस में जाती हैं। ओके, सो दोज कंट्रीज हु हैव नेट आउटफ्लो विल डिपेंड ऑन दोज कंट्रीज हु हैव नेट इनफ्लो। जिन कंट्रीज में नेट आउटफ्लो है वो उन कंट्रीज पे जाएंगे जिनमें नेट इनफ्लो है। ठीक है, एंड दैट इज हाउ द डिफरेंस इज गोइंग टू बी कवर्ड। गॉट इट? सो ये एक और इंडिकेटर था, गौर फरमाएं तो हम ये सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ही डिस्कस कर रहे हैं। ये लिस्ट मैंने कल बनाई थी आपके लिए, तो हम सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, मैक्रो में हमने इन्फ्लेशन को डिस्कस कर लिया, इसका इम्पैक्ट डिस्कस कर लिया, इकोनॉमिक साइकिल पे बात हो गई, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंटरनेशनल पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम पे बात हो गई। ठीक है, सो वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ द डिफरेंट इंडिकेटर्स ऑफ द इकोनॉमी। हम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के ऊपर बहस कर रहे हैं इस वक्त। वी आर लेफ्ट विद नाउ 3 और 4 इंडिकेटर्स। एक्सचेंज रेट्स रह गए हैं, मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी रह गई है, ये इंशाल्लाह हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, विल टॉक अबाउट इट टुमारो। हाँ, एम्प्लॉयमेंट, एग्जैक्टली एम्प्लॉयमेंट डिस्कस कर लिया, अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट कह लें। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट डिस्कस कर लिया। ये डिस्कस हो गया। ठीक है, सो वी हैव टॉक्ड अबाउट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स। 3 रह गए हैं, एक्सचेंज रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स, फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। कल इंशाल्लाह एक्सचेंज रेट्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पे बात करेंगे, फिस्कल पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी है, और उसके बाद इंटरेस्ट रेट पे बात करके मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हम कल कंक्लूड करेंगे। एंड वी विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स टुमारो। माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर विल हार्डली टेक 1 लेक्चर होपफुली। सैटरडे को आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि हम अपना पेस्टल वाइंड अप कर दें। सैटरडे तक हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि पेस्टल एनालिसिस को हम कंक्लूड कर दें। नेक्स्ट फ्राइडे को आपका पेस्टल का टेस्ट होगा इंशाल्लाह। ठीक है, पेस्टल इज गोइंग टू बी टेस्टेड इन नेक्स्ट फ्राइडेज क्लास। नेक्स्ट फ्राइडे को, नॉट इन द क्लास ऑब्वियसली, अपलोड हो जाएगा टेस्ट LMS के ऊपर, और वहाँ से आप डाउनलोड करके अगेन द सेम मैकेनिज्म यू हैव। तो साथ साथ तैयारी शुरू कर दें। इकोनॉमिक फैक्टर्स को अगर आप क्वेश्चन ओरिएंटेड होकर पढ़ेंगे ना तो होपफुली थिंग्स विल बिकम ईजियर। एंड आई होप कि मैं उसी तरह से आपको लेके चलने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमेशा स्टूडेंट बोर होता है। तो आई एम ट्राइंग कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपका इंटरेस्ट लेवल मेंटेन हो बाय लुकिंग एट द क्वेश्चंस। ठीक है, कि हम क्वेश्चंस को देखें और क्वेश्चंस को देखते हुए हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करें, और हम शॉर्ट क्वेश्चंस को ही ज़हन में रखें। इकोनॉमिक स्टैग्नेशन क्या होती है, प्रोटेक्शनिज्म क्या होता है, इन्फ्लेशन किसे कहते हैं, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल क्या होता है, इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है। सो वी आर वेरी प्रिसाइजली फोकसिंग ऑन की क्वेश्चंस। ठीक है, सो वील कंटिन्यू टुमारो इंशाल्लाह फ्रॉम एक्सचेंज रेट्स ऑनवर्ड, और कल हम माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर देंगे होपफुली। कल नहीं तो परसों माइक्रो इकोनॉमिक्स वाइंड अप करेंगे। उसके बाद अगले जो 3 फैक्टर्स हैं, दे आर वेरी सिंपल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स हैं, देन वी हैव टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, एंड देन वी हैव इकोलॉजिकल फैक्टर्स। तो इसके बाद कहानी इंशाल्लाह आसान हो जाएगी। तो बाय सैटरडे वील ट्राई कि हम इसे कंक्लूड कर दें। इन केस ऑफ एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, व्हाट्सएप हाजिर है, आई विल बी एट योर डिस्पोजल। ठीक है, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।